नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और सिर्फ इस नंबर पर कमोडिटी से जुड़े हुए ही सवाल पूछे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपके सवालों के जवाब देंगे। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और अखिलेश जैन हैं फाउंडर हैं टेक्निकल आईक्यू से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत सवालों के साथ ही करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी सवाल हमारे पास मौजूद है। एक एक करके सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल अमित का है दिल्ली से, सोने पर जाना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। अनिंद बैनर्जी जी बताइए, क्या करना चाहिए अमित को सोने में? नमस्कार एंड नमस्कार सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी का माहौल है, और गोल्ड में ज्यादा है, सिल्वर में कम है। कारण यह है कि सिल्वर का एक बेस मेटल से एक लिंकेज है, और बेस मेटल्स चाइना की वजह से काफी वीक है। सो गोल्ड जनरली सिल्वर को आउट परफॉर्म करना चाहिए इस तेजी में, और वही कर रहा है कल से। सो ट्रेंड अपवर्ड है, बट थोड़ा सा डिप में बाइंग करना चाहिए, क्योंकि आज यूएस से रिटेल सेल्स का डेटा है, तो हो सकता है उसके बाद एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। तो 73,200 के नीचे पोजिशनल स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है, और इवेंचुअली ऑल टाइम हाई उसका टारगेट रहेगा जो 74,500 के आसपास है। रहा है कि घरेलू बाजार में भी सोना रिकॉर्ड बना सकता है। आपको अखिलेश जी क्या लग रहा है? हालांकि जो कॉमेक्स के मुकाबले इस बार एमसीएक्स की तेजी थोड़ी कम दिख रही है, क्या आगे ये कैचअप रैली, कुछ उम्मीद आप कर रहे हैं क्या घरेलू बाजार में, और नया रिकॉर्ड इधर भी बनेगा क्या फिर से? बिल्कुल। देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग बैक्ड है, फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है अक्रॉस द ग्लोब। जो स्पेशली गोल्ड के सेंटिमेंट डेवलप्ड है वो काफी बढ़िया लग रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसने जो अपना क्रूशियल रेजिस्टेंस था पोजिशनल अराउंड 2432 के आसपास कॉमेक्स स्पॉट का, वो भी आज ब्रेक करा है और काफी अच्छा वहां पे सिग्निफिकेंटली मेंटेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 35-40 डॉलर का भी इमीडिएटली ट्रेडिंग पे मूवमेंट आना चाहिए अपसाइड। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर अराउंड 73,525 के आसपास डिप मिलता है, तो वहां पर इस पे लेके काम करें। 73,400 का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मुझे लगता है इंटरडे यहाँ पर 73,900 से लेकर 74,300 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। जी। अगला सवाल है मनोज जायसवाल का, 2 महीने के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? मनोज जी आपसे ही पूछेंगे मनोज जायसवाल जी का सवाल। 2 महीने के लिए क्या करना चाहिए इनको? कहां तक आपको गोल्ड 2 महीने में जाता दिख रहा है? नमस्कार विश्वमोहन जी। बिल्कुल, नमस्कार। यहाँ पे जो ट्रेंड है सोने का वो पॉजिटिव है। लंबी अवधि के लिए भी ट्रेंड पॉजिटिव ही बना हुआ है। अगले 2 महीने की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा मानना है कि $2,500 के पार सोना जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में यहाँ 75,500 से 76,000 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में बाय की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। यहाँ पे काफी कुछ 2 महीने में फेड जो रेट कट है उसकी स्थिति क्लियर होती हुई नजर आएगी, और वो यहाँ कीमतों को और जो है सपोर्ट करेगी। तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, डिप्स में एक्यूमुलेट करते रहें। ऊपर में 75,500 से 76,000 तक के स्तर अगले 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो 75,000 के स्तर भी आपको 2 महीने में दिख सकते हैं। मनोज जी का ये व्यू है गोल्ड को लेकर। अगला सवाल भी गोल्ड पर ही है। काफ़ी सवाल आ रहे हैं। कोई भी सिक्योरिटीज़ अब तेज़ी से, जब उसमें तेज़ी आती है तो लोगों का ध्यान भी इस पर ज़्यादा जाता है, लेकिन इनका सवाल बिल्कुल अलग है। चिराग जैन है रायपुर से, क्या सोना नीचे की तरफ 68,000 रुपये तक आ सकता है क्या? अखिलेश जैन जी आप बताइए, आपको लग रहा है 68,000 गोल्ड नियर टर्म में या इस साल भी कुछ संभावना बन रही है क्या? इतना नीचे आ सकता है क्या? अभी जिस तरह से फंडामेंटल्स डेवलप है और चार्ट के स्ट्रक्चर्स डेवलप है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर आने की पहले है। जैसे मनोज जी ने कहा कि 75,000-76,000 के लक्ष्य हमको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर चिराग जी के लिए एक रिकमेंडेशन रहेगा, वीकली बेसिस पे इसका एक बार स्पॉट क्लॉज रेफरेंस से देखना चाहिए। अगर यहाँ पे 2432-33 के ऊपर बंद आते हैं तो डेफिनेटली बात है, इसमें जो चांसेस होंगे वो फास्ट अपसाइड रैली के होंगे। नीचे मुझे नहीं लगता अभी ये कॉन्ट्रैक्ट 72.5 इवन 72,800 के नीचे जाना चाहिए।
तो प्रेफरेंस इसमें बाय साइड का रहेगा चिराग के लिए। बाई साइड का ही आपको रहेगा। अनिंद, आप क्या मानते हैं, आपको क्या लग रहा है, 68,000 की संभावना है क्या 2024 के बचे हुए 5-6 महीने में? देखिए, ये गोल्ड को 68,000 आने के लिए बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट का माहौल है यूएस में वो पूरा चेंज होना पड़ेगा। मतलब फेड को आके ये बताना पड़ेगा कि कोई कट का चांस अभी नहीं है, और उसी सिचुएशन में शायद ऐसा हो, बट उसका चांस बहुत ही कम लग रहा है, क्योंकि जो यूएस का इन्फ्लेशन का ट्रैजेक्टरी है, जो इकोनॉमिक का कंडीशन है, वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले महीनों में यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, सिर्फ एक नहीं, 2 से 3। तो इस माहौल में गोल्ड को 68,000 आने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, दिशांत चौधरी हैं जयपुर से। क्रूड किन स्तरों पर खरीदे? मनोज जी, क्रूड को किन स्तरों पर खरीदना चाहिए? विश्वमोहन जी, यहाँ पे चाइना की इंपॉर्टेंट पॉलिसी मीटिंग्स है और उसके आउटकम इस वीक में आना है। अगर यहाँ पे चाइना की तरफ से कुछ स्टिमुलस निकल करके आते हैं तो फिर एक बार कच्चे तेल में जो है रिवाइवल देखने को मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे कीमतें फिर एक बार 6,600 6,580 के जो सपोर्ट्स लेवल है उनको टेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा अगले 1-2 दिन वेट करना चाहिए। और यहाँ पे एक्सपायरी भी है जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है उसकी। तो मेरा मानना है कि अगले 1 से 2 दिन यहाँ पे चाइना की पॉलिसी मीटिंग का वेट करना चाहिए, और पॉजिटिव डेवलपमेंट वहां से निकल के आते हैं तो फिर यहाँ पे बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। अभी जो रेंज है वो 6,580 ऑन द लोअर साइड और 6,920 ऑन द हायर साइड ये नजर आती है। अगला सवाल अनिल वारिया का है, ये भी क्रूड पर ही है। ये भी जानना चाह रहे कि क्रूड में अभी क्या कर सकते हैं। अनिंद जी बताइए, क्या करना चाहिए अनिल जी को, क्या कर सकते हैं, बाई करे, सेल करे? देखिए, अभी क्रूड का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि चाइना के वजह से, और सिर्फ ये क्रूड के लिए नहीं है, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज इन जनरल जो बेस मेटल्स और क्रूड का है। अब चाइना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीटिंग चल रहा है जो 18 तारीख को वी विल गेट टू नो कि क्या मेजर्स दे हैव कम आउट विद। तो ये सिचुएशन में 1-2 दिन के लिए ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो 6800 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है, 6850 का स्टॉप लॉस लगा कर। बट हो सकता है इन द कमिंग डेज 6650 और इवन 6600 तक भी क्रूड एक बार आ जाए कि भाव नीचे आ सकता है। 6,650 से लेके 6,600 रुपए तक यहाँ पर क्रूड आ सकता है, ऐसा आपका मानना है। निखिल मदन है, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? आप बताइए मनोज जी, क्या करना चाहिए एनजी में? ट्रेंड यहाँ पे डाउनवर्ड है लेकिन काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो अब ये लेवल पे तो शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी। बेहतर होगा ये काउंटर से दूर रहे, क्योंकि यहाँ पे हम अभी निचले लेवल्स पे सपोर्ट जो बनना चाहिए थे वो बनते हुए नहीं देख रहे हैं। तो ट्रेंड अभी भी थोड़ा डाउनवर्ड है। शॉर्ट सेल नहीं करें, अगर सेलिंग का पोजीशन ले रखा है तो 188 का स्टॉप लॉस वहां पे मेंटेन करके चलना चाहिए। कहीं भी अगर 178 के आसपास के स्तर मिलते हैं तो शॉर्ट की पोजीशन में मुनाफा वसूली करें। आप अनिंद बनर्जी जी, आप क्या मानते हैं, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? ये नेचुरल गैस में एक्चुअली हम लोग का जो मीडियम टर्म टारगेट था ऑन द डाउन साइड वाज 180 के आसपास, तो लगभग वो आ ही चुका है आज गैप डाउन के साथ। तो यहाँ पे कंडीशंस कंप्लीटली ओवरसोल्ड है, और तो हो सकता है एक पुल बैक मिले 190 या 193 के आसपास, जहां पे फ्रेश शॉर्ट्स बैठ सकता है, क्योंकि अभी जो वेदर सिचुएशन है यूएस में वो अभी भी कंड्यूसिव है नहीं फॉर अ बिग रैली इन नेचुरल गैस। तो 190 से 193 के आसपास शॉर्ट बनता है इन नेचुरल गैस। स्टॉप लॉस रहेगा 198 के ऊपर। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? अखिलेश जी, क्या करें कॉपर में? देखिए, जैसा हम प्रेशर देख रहे हैं ड्यू टू चाइना पॉलिसी, और वो काफी हवकिश है टुवर्ड्स, बिकॉज जो इकोनॉमी या जो भी प्रेशर आ रहा है युआन पे उसके लेके कंसर्न है इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि जो प्रेशर है अभी माउंट ही रहेगा, और यहाँ पर ट्रेडर को उछाले पे बेच के काम करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 850 758 एक उपयुक्त लेवल होगा। कॉपर को उन लेवल्स पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 861 का में स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है कि इंट्राडे में 849 45 तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं।
तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपना सकते हैं कॉपर के अंदर। जिंक में क्या करें अखिलेश जी? यहाँ पे तो शॉर्ट आपने बता दिया 849 से 845 तक के टारगेट। जिंक का कॉल बता दीजिए, सिर्फ टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए। जिंक में आप उछाल पे बेच के काम करें, इसमें भी स्टॉप लॉस 273.75 के ऊपर लगा सकते हैं आप। नीचे मुझे लगता है कि एक बार भाव 270 के आसपास टेस्ट करने चाहिए। ओके मनोज जी, ये दो दर्शक है, सवाल एक ही है, गजानंद है, हल्दी के भाव आगे कैसे रहेंगे? और दूसरा सवाल गंगाधर ठेटे जी का है महाराष्ट्र से, हल्दी में क्या लग रहा है? मनोज जी क्या सलाह देंगे हल्दी को लेकर इन दोनों गेस्ट, ये दोनों ही हमारे व्यूअर्स को? ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। आज हमने एक पुलबैक जरूर आते हुए देखा था निचले स्तरों से, लेकिन हमारा मानना है कि 16,300 16,400 के जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होंगे हल्दी के लिए। तो अगर लॉन्ग का पोजीशन है तो 16,200 300 के आसपास एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस इस काउंटर में लगती है, और हमारा मानना है कि नीचे में 14,400 तक के स्तर भी जो है टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। 14,400 तक के लेवल भी दिख सकते हैं, इसलिए कि अभी कमजोरी है, हो सकता है कि ट्रेडिंग बाउंस बैक के तौर पे। आप क्या मानते हैं हल्दी में? अखिलेश जी छोटा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब तक हल्दी 17,500 के स्तरों को ब्रेक नहीं करती तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर माउंट रहेगा। हालांकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी अवॉइड करने का रिकमेंडेशन दूंगा, तो मैं आई एम न्यूट्रल ऑन टर्मरिक राइट नाउ। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बजट में खेती किसानी के लिए, एग्री सेक्टर के लिए क्या कुछ चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। विनोद आनंद हमारे साथ होंगे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट से एक दो और सवाल ले लेते हैं, फिर विनोद जी के पास जाएंगे। ओम जी हैं जयपुर से, सोने की तुलना में चांदी क्यों नहीं बढ़ पा रही है? आप अनिंद जी क्या जवाब देंगे इनको? सोने की तुलना में चांदी की तेजी इनको कम लग रही है, हालांकि चांदी भी काफी तेजी से ऊपर आई है। क्या कहेंगे इस सवाल के जवाब का? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही इस चीज को हाईलाइट किया था, क्योंकि सिल्वर एक्चुअली दो मेजर कमोडिटी से इम्पैक्ट होता है। एक है गोल्ड और दूसरा है कॉपर। तो जब गोल्ड और इंडस्ट्रियल जो मेटल्स है, मतलब बेस मेटल्स है, कॉपर जिंक, इसमें जब दोनों काउंटर में तेजी रहता है तो सिल्वर डज वेल। तो सिल्वर जनरली आउट परफॉर्म करता है गोल्ड को। तो इट्स काइंड ऑफ हाई बीटा वो प्ले हो जाता है। बट अभी सिचुएशन क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो आउटलुक है यूएस में, उसके कारण गोल्ड अपसाइड में है, बट चाइना का जो डिमांड कंडीशन है उसके वजह से कॉपर का आउटलुक डाउनवर्ड है। तो इस काइंड ऑफ एक डाइवर्जेंट सिनारियो में सिल्वर आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है गोल्ड को। पर जब तक कॉपर का ट्रेंड इंप्रूव नहीं होता है तब तक ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगा। ये व्यू आप दे रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं बजट सेगमेंट की ओर। हमारे साथ विनोद आनंद है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है वर्ल्ड कोऑपरेशन इकोनॉमिक फोरम के, और मेंबर भी है पीएम की तरफ से जो एमएसपी कमेटी बनाई गई थी उसके मेंबर भी थे। शुक्रिया विनोद जी, आपने वक्त निकाला। सर, किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो है खेती की जो बढ़ती लागत है, उनके लिए लोन का जो एक्सेस है, लोन मिलना, जो रूरल एरिया में जो रियल बेनिफिशियरी जिन होने चाहिए जैसे किसान, उनको नहीं मिल पा रहा है लोन। साथ ही सिंचाई के लिए पानी की दिक्कतें, फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग जो समस्याएं हैं उसमें उनको फसल के भाव नहीं मिलते, उनके फसलों के रखने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होने चाहिए ब्लॉक लेवल पे, उसकी दिक्कतें हैं। आपको क्या लग रहा है इन दिक्कतों को बजट के जरिए कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है? विनोद जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। देखिए, जो एक कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नया तैयार हो रहा है, और जो एक कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम जो वाइब्रेंट की गई है, और पैक्स लेड जो एक ग्रोथ सेंट्रिक व्यवस्था बनाई गई है, उसको उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद पिछले 7 वर्ष हम लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को दिया था एक कंप्यूटराइजेशन के लिए, पैक्स को सीबीएस में लाने के लिए। तो अभी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, और इसका पूरा फायदा जो है इस वर्ष आपको दिख जाएगा, जब बजट में जो भी वायदे किए जाएंगे वो ग्रास रूट तक कैसे पहुंचे। उसके लिए नहीं सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर बैंक होगी, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक के अलावा जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम है, जो पैक्स सेंट्रिक बैंकिंग सिस्टम है, उसको उसके साथ में उनको जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है ग्रास रूट पे वो मिलेगी। दूसरी जो वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस
को एक अलग तरीके से बनाया जा रहा है और कोऑपरेटिव इकोनॉमिक जोन एक बनाने की व्यवस्था आगे आने वाले वर्षों में होगी। तो इन सारी चीजों को लेके जो खास करके सप्लाई चेन है और जो कॉस्ट जो वैसे लगता था जो इनपुट का कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगा। अभी आप ड्रोन का देख रहे हैं, ड्रोन दीदी अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट का एक नया जरिया है। तो इन सारी चीजों को लेकर के आगे आने वाले समय में बजट में इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और किसानों को काफी सुविधाएं मिलेगी। ये चीज़ें हालांकि सरकार हर साल अनाउंसमेंट करती भी है, जो कृषि लोन का जो दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है साल दर साल, लेकिन ग्राउंड पर जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें हैं और ग्राउंड की मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाती है। जो वहाँ के जो ऐसे वर्ग जो प्रबुद्ध वर्ग है जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनको जानकारी है, वो तो उसका लाभ उठा लेते हैं, लेकिन रियल जो किसान है जिनको रियल ज़रूरत है वो नहीं उठ पाते हैं। तो वो मॉनिटरिंग कैसे होगी, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, वर्तमान में जो 14 करोड़ हमारे किसान भाई हैं और लगभग 30 करोड़ के आसपास सहकारिता के सदस्य हैं, जो ग्रास रूट पे जो जिस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए वो दिल्ली सेंट्रिक नहीं हो सकती। अगर कोऑपरेटिव लोनिंग होनी है, एग्रीकल्चरल लोनिंग होनी है, तो किसान सम्मान योजनाओं के अलावा और जो सरकार की सब्सिडी जाती है उसके अलावा जो वहाँ की लोकल सेंट्रिक इकोनॉमिक व्यवस्था है उसके अनुसार उनको लोन मिलना चाहिए। उसकी व्यवस्था पैक्स के माध्यम से की जा रही है और मॉनिटरिंग भी उसकी उसी प्रकार से होगी। एक डैशबोर्ड होगा और जिसमें वो सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होगी। आप एक माउस क्लिक पे वो सारी जानकारी ले सकते हैं किनको किस प्रकार से लोन मिला। दूसरी बात ये है कि जैसे आज की तारीख में आप प्राइवेट सेक्टर में बैंक अकाउंट बड़े आराम से खुलवा सकते हैं और उतनी समस्याएं नहीं होती है। उसी प्रकार से जो केसीसी की व्यवस्था है और उसको काफी सुदृढ़ किया गया है और उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है खास करके अब गांव में जाके हमारे जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से उनको लोनिंग दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे सारस्वत बैंक है, सारस्वत बैंक 1 लाख करोड़ का उनका टर्नओवर है और भी बहुत सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स गांव तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे और सिर्फ अपनी प्राइम लेंडिंग रेट को आप या फिर जो भी उनके लीगल कंप्लायंसेस थे उसको पूरा करने के लिए ट्रैक्टर के लोन्स और बड़े-बड़े जो लोन्स उनको दे देते थे कुछ लोगों को, वैसा अब चलेगा नहीं। वो पूरी मॉनिटरिंग उसकी जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार के माध्यम से भी, राज्य सरकार के माध्यम से भी और जो सहकारिता का विभाग है उसकी तरफ से उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। दूसरी बात आपने पानी के बारे में कहा, तो पानी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है वर्तमान में आप देख रहे हैं, अलग से मंत्रालय बना है और जो खास करके एक जल अभियान नया शुरू हुआ है, जल शक्ति अभियान। आप आने वाले वर्षों में देखेंगे, आने वाले खास करके 2-3 महीनों में देखेंगे, ना ही सिर्फ प्लांटेशन किया जा रहा है बल्कि पानी की उपलब्धता कैसे हो उसके लिए जल शक्ति केंद्र पंचायत स्तर पे बनाए जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों का एक अलग व्यवस्था बनेगी और जो फार्म इंश्योरेंसेज है उसमें भी एक कैफेटेरिया अप्रोच होने वाला है। उसको वैसी कोई अब आवश्यकता नहीं रही जैसे पहले थी और जो अपना सप्लाई चेन है वो काफी सुदृढ़ होगा। खास करके जो वेयर हाउस में इन्वेस्टमेंट हुआ है, पिछले बार भी बजट में अनाउंसमेंट है और हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वेयर हाउसेज वैसे नहीं होंगे जो नाबार्ड सेंट्रिक हो या फिर एक लोग उसको बना लेते थे अपने हिसाब से। अब ये पूरा का पूरा एक इसका डैशबोर्ड है और पूरी की पूरी इसकी मॉनिटरिंग है। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सारे वेयर हाउसेज को जोड़े जाने की व्यवस्था है। उसके लिए सारा सुदृढ़ीकरण किया गया है और एक कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत ये सारी चीजें होगी और हर गांव में ये इसकी व्यवस्था होगी, हर पंचायत में वेयर हाउसेज हों, इसकी व्यवस्था वर्तमान से शुरू हो रही है। तो इन सारी चीजों का जो गांव की अर्थव्यवस्था है, किसानी की अर्थव्यवस्था है, उस पे एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और उस रोबस्टनेस का इंडस्ट्री को और इस देश की इकोनॉमी को काफी फायदा होगा। ओके, देखते हैं सर ये कितना प्रभाव ग्राउंड लेवल पे पड़ता है। हालांकि खेती किसानी में भी तो कुछ बड़े बदलाव अब तक तो नजर नहीं आए हैं। विनोद जी, अब मेरा अगला सवाल होगा एमएसपी को लेकर। आप एमएसपी कमेटी के मेंबर भी हैं, तो मेरा ये सवाल होगा, एमएसपी का जो फायदा है बहुत ही चंद राज्यों तक सीमित है। देश के ज़्यादातर किसान इससे दूर ही रहे हैं, उनको फ़ायदा इसका नहीं मिल पा रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या एमएसपी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पे डायरेक्ट अकाउंट में नहीं जाना चाहिए? जब आपके पास किसानों का डेटा बैंक है ही, डेटाबेस तैयार है ही, तो बजाय आप यहाँ पर आकर बेच रहे तो डायरेक्ट किसानों को वहीं पर आप भाव दे दें। भावांतर जैसी स्कीम के जरिए आप नहीं फायदा उनको दे सकते हैं। कि बात भावांतर की नहीं है, वो एक राज्य में तो हो सकता है, एक राज्य में उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। आप एफएक्यू नॉर्म्स कैसे पूरे करेंगे?
आपने जो शर्ट पहनी हुई है और जो टाई पहनी हुई है वो अलग तरीके की है और दूसरे शर्ट टाई अलग तरीके के होंगे। जो 23 कमोडिटीज है जिसकी खरीदारी होती है, उसमें एफएक्यू नॉर्म्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं। उन एफएक्यू नॉर्म्स के आधार पे उसका प्राइस दिया जाता है। जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, वो खरीदारी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव नहीं बनाया गया। उदाहरण के तौर पे 2 राज्यों में तो खरीदारी होती है और वहाँ पे एक-एक दाना खरीद लिया जाता है और बाकी के राज्यों में ऐसी खरीदारी नहीं होती है, जैसे पूर्वांचल के और बिहार के और बाकी सीमांत जिलों के जो राज्यों के जो उत्पाद हैं, उन किसानों को उसकी व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो ये ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव वो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसमें जो फसल विविधीकरण से लेकर के जो सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, वो हमारी कमेटी के माध्यम से आप आने वाले समय में देखेंगे। और आप एमएसपी पे बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम एमएसपी इतना ज़्यादा ऑलरेडी हम बढ़ा चुके हैं और आने वाले समय में भी हम सिर्फ अनाउंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी खरीदारी कैसे हो और पैक्स के माध्यम से उसकी खरीदारी कैसे हो सकता है आने वाले समय में हम सारे पैक्स जी, को जी। मिनी मंडी घोषित कर दें और हर पैक्स में खरीदारी हो। किसी भी किसान को 5 से 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से ज़्यादा जाना ना पड़े। जो लंबी लाइनें लगती है आज मंडियों के सामने, उसकी व्यवस्था बिल्कुल। ठीक की जा रही है। जी, जी। तो ये सारा कुछ जो होगा वो किसान को वो एमएसपी की व्यवस्था देने के लिए ही की जा रही है। एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है और इस मार्केट इंटरवेंशन जी, जी। स्कीम के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है और खास करके जो जी, जी। बाकी के जो लोग हैं, वो भी इसका फायदा जी। ज़रूर उठाएँगे और किसानों की जो जी। वर्तमान में व्यवस्था है खरीदारी जी, की जी। और बिक्री की, उसका एक आमूल-चूल परिवर्तन और उसमें समाधान होगा। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल विनोद जी। मैं भी यही चाह रहा हूँ, हमारी कोशिश यही है कि किसानों को इसका ग्राउंड पर फ़ायदा मिले और जो किसान एमएसपी का अनाउंस तो होता है, लेकिन 2 राज्यों तक या 3 राज्यों तक सीमित ना रहे, हर किसान का उसको फ़ायदा मिले और एमएसपी के ज़रिए जो लीकेज हो रहा है रेवेन्यू का, वो लीकेज बढ़े, अगर उनके खाते में ट्रांसफ़र होने जैसी भी कुछ व्यवस्था हो सके तो। शुक्रिया विनोद जी, फिर से बजट के बाद आपसे बातचीत होगी। इसी नोट पे हम इस शो को यहीं ख़त्म करेंगे। मनोज जी, अनिंद जी और अखिलेश जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। कमोडिटी फटाफट में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।